हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। असाइनमेंट नंबर 5 क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इसमें आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। अब देखिए, जो धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज है ना, धात्विक खनिज में धातु क्या होती है, कच्चे रूप में होती है, और अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है, सॉरी। उदाहरण के लिए लोहा, अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, है ना। फिर है आपका अधात्विक खनिज, उदाहरण के लिए चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। फिर है आपका खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय, है ना। खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय कोई 3। सबसे पहला कौन सा है, हमें उन खनिजों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। क्या करना चाहिए, हमें उन खनिजों का यूज़ करना चाहिए जो क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। फिर है पुनर्चक्रित संसाधनों से निर्मित वस्तुओं के उपयोग से खनिज संसाधनों को संरक्षित करने में मदद मिलती है। फिर है आपका थर्ड, प्राकृतिक उत्पादों को बचाने के लिए उनके स्थानों पर सिंथेटिक उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या है, अभ्रक के उपयोग को कम करने के लिए हमें सिंथेटिक इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है खनन की तकनीकों का विकास करके खनन के दौरान होने वाले खनिजों की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। फिर है भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखो, उत्तर भारत की कृषि समस्याएं स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विकास के लिए अनेक कार्य हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय कृषि में अनेक समस्याएं हैं। जैसा है प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होना। भारत में जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ रही है, और फलस्वरूप क्या है, प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत क्या होगा, निरंतर कम होगा। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो विश्व का यह औसत कितना है, आपका 4:5 प्रति व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अत्यंत कम है, इसलिए भूमि की प्रति व्यक्ति क्या है, भूमि की उपलब्धता कम है। फिर है कृषि भूमि का असंतुलित वितरण। भारत में कृषि भूमि का वितरण असमान है। खेतों के छोटे इकार व बिखरे होने के कारण, खेतों के छोटे आकार है ये, है ना। खेतों के छोटे आकार या बिखरे होने के कारण आधुनिक विधि के कृषि करना क्या है, एक समस्या मूलक है। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार तथा चकबंदी, है ना, चक्रबंदी कार्यक्रम चलाए गए के बाद भी किसान के पास औसतन 0 से 1 हेक्टेयर भूमि है। फसलों की न्यून उत्पादकता। फसलों की न्यून उत्पादकता मुख्य समस्या है। देश में फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के कई देशों से कम है ना। उत्पादकता में कमी का मुख्य कारण कृषि का पुराना ढंग, अशिक्षा, घटिया बीजों का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा न होना इत्यादि है। फिर है वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ऊपर वाले की देन है ना। वर्षा की अनिश्चितता मूलतः प्रकृति जन्य समस्या है। भारतीय कृषि जो होती है मानसून वर्षा पर निर्भर है। मानसून के आने तथा लौटने में अनिश्चितता रहती है। इससे कृषि फसलों का उत्पादन क्या है, बुरी तरह प्रभावित होता है। फिर है सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता। भारतीय कृषि का मुख्य मानसून पर आश्रित है। जब कभी मानसून वर्षा नहीं होती है तब देश में अधिकांश क्षेत्रों में सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है, और उसी के कारण क्या होता है, सिवाय सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण वहाँ पे जो उत्पादन होता है वो कम होता है। फिर है जल संभर प्रबंधन क्या है। क्या आप सोचते हैं कि यह सतत विकास, पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जल संभर प्रबंधन जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, मुख्य रूप से धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, बहते जल को रोकना और बहुत सारी विभिन्न विधियां, जैसे अंतः संवरण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन, पुनर्भरण शामिल है। इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि जल, पौधे, प्राणियों सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। फिर है जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक साधनों और समाज के बीच में संतुलन लाना। बाकी इजी है, आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। फिर है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करते हैं। जैसे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम प्रमुख परमाणु खनिज है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी नियंत्रित विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा। फिर है सौर ऊर्जा। जब
जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए क्या होता है, फोटोवोल्टाइक तथा सौर तापीय प्रौद्योगिकी दो बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रम हैं और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। फिर है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, यह पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित किया जाता है। फिर है सममार्गी पवनों में पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ मानसून पर प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, दो शब्दों से बना है, भू प्लस भूमि, तापी प्लस तापमान। क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म जल से भी ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर है आपका जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा। जैसे कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के मुख्य उदाहरण हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे कूड़ा करकट के निपटान तथा पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं भी हल हो सकती हैं। धन्यवाद।